हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो एक्चुअली पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को वो है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता था। वो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आया है आपका, जो पीवाईक्यू में जेई मेन का क्वेश्चन हो या फिर जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में एक्चुअली क्या पढ़ाए थे ना कि आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताए थे, और उसी में एक छोटा सा टाइप आया था इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ऐसे टाइप्स ऑफ इवेंट तो बहुत सारे हम लोग पढ़े थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता था, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता था, इक्वली अनलाइकली इवेंट क्या होता था, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता था। पर इसमें एक थोड़ा सा स्पेशल केस आता है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से बहुत सारा पीवाईक्यू आया है जो जेई मेन और जेई एडवांस में भी आपको पूछा गया है। ठीक है। तो पिछले क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं कि क्या क्या पढ़ाए थे। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि हमारा अगर मान लेते हैं इवेंट ए को हम लोग करवाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन या बी इज ऑलरेडी हैपन, तो इसका वैल्यू होता था, क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या फिर ऐसे भी हम लोग लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, इसका वैल्यू होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता था। क्लियर है। और एक बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता था। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू जो होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू, एंड का मतलब होता है यहाँ पे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, ये बताए थे। और एक और, अगर तीन केस में ए बी सी इवेंट को मान लेते हैं तो उसमें क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू होता था वो होता था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब बी इवेंट बी होगा तो ए ऑलरेडी हैपन हो चुका होगा, तो इसको क्या लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लाइस ए लिखते हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो सी जब होगा तो ए एंड बी दोनों हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। ठीक है। इसके बाद जो बताए थे वो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता था। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। कि मान लेते हैं अगर एक इवेंट ए है हमारा और एक इवेंट बी है हमारा, और दोनों के प्रोबेबिलिटी पे एक दूसरे का कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए होता है तो बी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, इसीलिए तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना। जैसे एक्चुअली जो पिछले क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताए थे, तो एक्चुअली ए जो आता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, तो उसका जो वैल्यू होता था ना उस पर डिपेंड करता था, हमारा पहले वाले कंडीशन पे डिपेंड करता था कि एक्चुअली जो फर्स्ट इवेंट हो गया था तो उसका वैल्यू पे हमारा बी पे भी इफेक्ट आता था। तो एक्चुअली में ए और बी वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता था। ठीक है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि किसी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, बी दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही लिखेंगे। सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन का मतलब क्या हुआ, बी हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रोबेबिलिटी तो ए ही बोलेंगे हम लोग। या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बी बोलेंगे। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड हम लोग कर देते थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था इंडिपेंडेंट इवेंट का कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। दोनों के इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा ना वो दोनों के इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कि 4 पर्सन कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ ऑल हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंटली देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिटेड। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टारगेट है और 4 इंसान है, इस टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी सबका दिया हुआ है। फर्स्ट इंसान मान लेते हैं ए है हमारा,
इसका प्रोबेबिलिटी हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है। सेकेंड इंसान है, वो टारगेट को अगर हिट करता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। और थर्ड जो इंसान सी मान लेते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी टारगेट को हिट करने का कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। और फोर्थ जो है डी पर्सन है, उसको टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1/8। यानी कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी टारगेट को हिट करने को किसको है, यानी कि पर्सन डी जो है, मतलब सबसे कम स्किल्ड पर्सन जो है वो क्या है, हमारा डी ही है, क्योंकि उसको टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ ऑल हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक टारगेट दिया जाता है चार इंसान को, तो वो अपना अपना ही तो इंडिपेंडेंटली ही तो हिट करेगा ना। अगर कोई सेकंड पर्सन अगर टारगेट को हिट कर रहा है तो उसको फर्स्ट और बाकी जो पर्सन है उसको होने ना होने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर वो इंसान फर्स्ट वाला टारगेट हिट कर रहा है वो अपना इंडिपेंडेंट हिट करेगा, सेकेंड वाला करेगा वो भी अपना इंडिपेंडेंट हिट करेगा, थर्ड भी करेगा, उसी तरह हमारा फोर्थ भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिटेड। ठीक है ना, कि टारगेट को हिट होने का प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सिनारियो बनता है कि हम लोग क्या सोच सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि एक टारगेट जो है हमारा वो क्या होगा कि एक इंसान उस टारगेट को हिट किया, बाकी तीनों फेल हो गया, तो भी क्या बोल सकते हैं कि टारगेट हिट हुआ हमारा। ये भी एक सिनारियो बन सकता है कि दो इंसान टारगेट को हिट किया, बाकी दो फेल हो गया, फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टारगेट हिट हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि तीन इंसान टारगेट को हिट किया है और एक फेल हो गया उसको हिट करने में, तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टारगेट हिट हुआ हमारा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि चारों के चारों इंसान उस टारगेट को सही से हिट किया, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो टारगेट हिट करने का पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे है वो बहुत सारा है हमारा। ठीक है ना, लेकिन टारगेट फेल होने का प्रोबेबिलिटी के हम लोग पहले निकालेंगे और उसके बाद हम लोग हिट का निकाल लेते हैं कि फेल कैसे हो सकता है। तो फेल होने का तो एक ही ऑप्शन है ना कि चारों के चारों इंसान टारगेट को हिट किया और किसी को टारगेट पे मतलब वो लगा नहीं, आपका जो भी टारगेट था वो टारगेट में फेल हो गया। तो अगर हम लोग इवेंट मान लेते हैं, ई इवेंट मान लेते हैं यहाँ पे ई कि गेटिंग द टारगेट हिट, तो ई बार क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि गेटिंग द टारगेट नॉट हिट। क्लियर है, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं ना कि फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि टारगेट जो है हमारा हिट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका एक ही केस बन रहा है हमारा कि चारों के चारों इंसान सही से टारगेट को हिट नहीं किया, मतलब चारों के चारों इंसान क्या हो जाएगा, टारगेट हिट करने में फेल हो जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो टारगेट हिट नहीं हुआ। लेकिन टारगेट हिट होने का तो बहुत सारा केस बन सकता है ना कि एक इंसान हिट किया बाकी फेल हो गया, दो किया बाकी दो फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग पी ई बार लिखेंगे वो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि पी ई बार का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा कि फर्स्ट इंसान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंसान फेल हो गया तो ए बार लिखेंगे, एंड सेकेंड वाला भी फेल हो गया तो बी बार लिखेंगे, एंड थर्ड वाला भी फेल हुआ तो सी बार लिखेंगे, एंड फोर्थ जो डी पर्सन है वो भी फेल हो गया तो डी बार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे हुआ क्या कि सबका अपना अपना इंडिपेंडेंटली इवेंट है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बार और इंटू पी बी बार और इंटू पी सी बार और इंटू पी डी बार। क्लियर, और ये जो है हमारा टारगेट हिट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, ई बार का जो वैल्यू है। क्लियर है, इतना है। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। तो पी ई बार का जो वैल्यू है वो क्या आ गया था हमारा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी ई बार का जो वैल्यू है हमारा बेसिकली वो ए आ गया। पी ई बार का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया कि पी ए बार और इंटू पी बी बार और इंटू पी सी बार और इंटू पी डी बार आ गया। क्लियर, अब इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस
पी ए लिख सकते हैं इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी सी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पे इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी डी लिख सकते हैं। क्लियर है, सबका वैल्यू हम लोग को पता है तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन का हिट करने का टारगेट कितना था तो 1/2 है और बी का कितना था तो 1/3 है और सी का कितना था तो 1 माइनस 1/4 है और डी का कितना था तो 1 माइनस 1/8 था। क्लियर है, यही था, हाँ सही है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 7/8 आ जाएगा वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो हमारा फाइनल जो आंसर आया वो कितना आ गया 7/32 आया। लेकिन ये आंसर जो आया है हमारा पी ई बार का आया है ना 7/32। हम लोग का वैल्यू तो निकालना है पी ई का, टारगेट हिट होना चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पी ई का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा पी ई का 1 माइनस पी ई बार लिख सकते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/32 यानी कि 25/32। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो ये था आपका आसान सा क्वेश्चन था, ये शायद क्वेश्चन जो है आपका जेई मेन का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन था आपका ये। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है। एक क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि लेट 2 फेयर 6 फेस डाइस ए एंड बी बी थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ इवन इज द इवेंट दैट डाइस ए सो अप 4, ठीक है, E2 इज द इवेंट दैट डाइस सो अप 2, ठीक है, E3 इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज ऑड, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे दो डाइस को आप थ्रो करते हैं, डाइस का नेम दिया हुआ है कि डाइस ए है हमारा और डाइस क्या है बी है। क्लियर है, अगर दो डाइस को आप थ्रो करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख के चलते हैं थोड़ा सा कि मान लेते हैं एक डाइस है हमारा ए है, इसको आप थ्रो करते हैं तो इवेंट ए आना चाहिए कब, जब ए पे हमारा 4 आना चाहिए। क्लियर है, इवेंट ए के बारे में ये बोला गया है। और डाइस अगर हम लोग बी को थ्रो करते हैं तो इवेंट E2 कब आना चाहिए, जब इस पे हमारा जो फेस का वैल्यू है वो हमारा कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्लियर है, और E3 के इवेंट के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों पे ए और बी पे जो भी आपका नंबर आएगा दोनों का सम अगर ऑड है तो हमारा E3 इवेंट होता है। ठीक है, तब बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब E1 E2 E3 ये सब के बारे में बताना है। ऑप्शन बोला जा रहा है कि E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट है, E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट एंड E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट के बारे में ही पता करना है। तो इंडिपेंडेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अभी हम बताएं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि दोनों को अगर इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे और दोनों के इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा और दोनों के इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू आएगा वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का वैल्यू सेम अगर आ जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोग बताए थे कि इंडिपेंडेंट क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अगर आ गया पी ए और इंटू पी बी, अगर ए स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम लोग को पी E1 भी चाहिए, पी E2 भी चाहिए और पी E1 इंटरसेक्शन E2 भी चाहिए और E3 E4 जो भी है उसके लिए भी वैसे ही देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए बोला जा रहा है कि दो डाइस को आप थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हमारा बनेगा, तो सैंपल स्पेस तो हमारा 36 बनेगा। क्लियर है, ठीक है, बोला जा रहा है कि इवन जो इवेंट है वो बोला जा रहा है कि इवेंट दैट डाइस ए सो अप 4, मतलब इवन कब होगा हमारा कि हमारे ए डाइस पे 4 आना चाहिए। तो क्या क्या केस बन सकता है, तो ऐसे बन सकता है कि जो फर्स्ट डाइस है उस पर 4 आया, सेकेंड पे 1 आएगा, एक केस हो सकता है। 4 आया, सेकेंड पे कितना आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आया 3 आया, 4 आया 4 आया 4 आया 5 आया
और 4 आया आपका 6 भी बन सकता है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इवन देखा जाए इसका तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी इवन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 6/36 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। E2 के बारे में क्या बोला जाता है कि E2 वो इवेंट है कि अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं तो जो सेकेंड वाला डाइस है उस पर 2 आना चाहिए। तो उसका क्या क्या केस बन सकता है कि फर्स्ट वाले पे 1 आए, सेकेंड पे 2 आएगा, फर्स्ट वाले पे 2 आए, सेकेंड पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, फर्स्ट पे 3 आए, सेकेंड पे भी आपका 2 आएगा। तो ऐसे इसमें भी 6 बनेगा आपका। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की भी बात किया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/6। और यही प्रोबेबिलिटी पी इवन के लिए भी है हमारा। क्लियर है। और E3 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि E3 क्या बोला जा रहा है। E3 जो इवेंट है हमारा बेसिकली वो ये है कि जो दोनों डाइस को थ्रो करते हैं ना, तो दोनों पे जो आपका नंबर आता है उसका सम क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें सिर्फ 2 ही केस बनता है कि अगर आप दोनों डाइस को थ्रो करते हो तो दोनों का सम क्या बनेगा, आइदर ऑड बनेगा या फिर क्या बन सकता है, इवन बन सकता है। तो इसका क्या 50-50% चांस है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर PE3 की बात किया जाए तो PE3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है। तो PE1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1/6। PE2 की वैल्यू कितना आ गया, 1/6। और PE3 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1/2 आ गया। अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा PE1 जो वैल्यू आ गया वो क्या है, PE1 और PE2 का जो वैल्यू है वो 1/6 ही आया। एंड PE3 का जो वैल्यू है हमारा वो 1/2 आया। अब इंटरसेक्शन की बात किया जाए कि E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो बोला जा रहा है कि E1 पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और E2 पे कितना आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 आने का कितना केस हो सकता है हमारा ओवरऑल 36 केस में, कि फर्स्ट डाइस पे 4 आए हमारा और एग्जैक्टली सेकेंड पे 2 आए। तो ऐसा तो एक ही केस बन सकता है ना हमारा कि 4 आएगा फर्स्ट पे और सेकेंड पे क्या आएगा, 2 आएगा, और तो कोई केस ही नहीं बन सकता है। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा हमारा, 1/36 हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि ये इक्वल है PE1 इंटू PE2 के इक्वल। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू जो हो गया वो PE1 इंटू PE2 के बराबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि E1 और E2 जो है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्लियर है। तो हम लोग ए वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो सकता है कि E1 इंटू, ऑप्शन नंबर सी सही है कि E1 और E2 जो इवेंट है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। E2 और E3 के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो देखिए E2 क्या बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट जो है हमारा, ये बोला जा रहा है कि जो E2 जो है, E2 इंटरसेक्शन E3 के बारे में देखते हैं। तो E2 पे कितना आना चाहिए हमारा, E2 पे हमारा 2 आना चाहिए, सेकेंड पे 2। और E3 पे क्या आना चाहिए, E3 ऐसा होना चाहिए कि E1 पे ऐसा है जो E3 पे क्या बनना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो ऑड आएगा कब, जब यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये भी एक केस बन गया। फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, 2 हो और यहाँ पे कितना हो, 3 हो। ये भी एक केस हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 2 हो और यहाँ पे 5 हो सकता है। ओवरऑल 3 केस बना। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 के बात किया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/36 यानी कि 1/12। और एक क्लियरली दिख रहा है हम लोग को कि ये इज इक्वल टू है PE2 इंटू PE3 के, क्योंकि E2 का वैल्यू कितना है हमारा 1/6 और E3 का वैल्यू कितना है, हाफ है, और वो 1/12 के बारे इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो भी क्या है हमारा, सही है कि E2 और E3 जो है वो इंडिपेंडेंट। अब ए के बारे में चेक करते हैं कि E1 और E3 के बारे में क्या है। तो E1 और E3 को ध्यान से देखिए। तो E1 क्या बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट डाइस है उस पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि E1
इंटरसेक्शन E3, और E3 का मतलब क्या है कि जो दोनों डाइस पे सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इस पे भी केस क्या बन सकता है कि फर्स्ट पे हमारा 4 आए और ऑड बनने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी सम ऑड होगा हमारा। फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट पे 4 आए, सेकेंड पे भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। फिर हो सकता है कि फर्स्ट पे 4 आए और सेकेंड पे यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे कि E1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 3/36, यानी कि 1/12। और यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है हम लोग को कि PE1 इंटू PE3 के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ भी क्या बोल सकते हैं कि E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो भी क्या है आपका सही है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है जो सेकंड है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब गलत कौन है वो चीज़ आपको बताना है। तो तीनों जो ऑप्शन था वो ए और सी और डी वो सही था, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। और बी के लिए भी चेक भी कर सकते हैं, बोला जा रहा है कि E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट होगा। ये कैसे हो सकता है, बोला जा रहा है कि जैसे इसको यहाँ पे भी ध्यान से देख लीजिए कि E1 के बारे में बोला जा रहा है कि E1 पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए फिक्स हो, और E2 पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए फिक्स। तो दोनों का सम कैसे आपका ऑड आ सकता है कि फर्स्ट पे हमारा 4 आए और सेकंड पे 2 आए, तो दोनों का सम तो 6 हो गया ना। तो इसका अगर इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो 0 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, और ये आई थिंक मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, बोला जा रहा है कि लेट ई एंड एफ बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम अकर इज 11/25। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम इज 2/25 वो दिया गया है। और यहाँ पे डिनोट किया गया है कि इफ PT डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट T, देन द आपको बताना है कि PE का वैल्यू कितना होगा, PF का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो PE इंटरसेक्शन F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि PE और इंटू PF, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बारे में एक ऑप्शन क्या दिया हुआ रहता है कि E और F का वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं कि बोला जा रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम अकर्स इज 11/25। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट थ्योरी का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं कि मान लेते हैं ए हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें 2 सेट है, एक सेट हमारा AE है और एक सेट जो है हमारा F है, AE है और AF है। तो बोला जा रहा है कि वन ऑफ देम इज अकर जो होना चाहिए, तो वन ऑफ देम क्या हो सकता है कि आइदर या तो इवेंट E हो हमारा, या तो क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। तो ये आपको सेट थ्योरी में जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि वन ऑफ देम का मतलब होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A और माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 11/25 दिया हुआ। क्लियर है। ये ऐसा क्यों होता है कि आइदर ए पोर्शन लेना है आपको, जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेते हैं ना, तो ये इंटरसेक्शन वाला जो ये पोर्शन है, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये आपका एक बार ऐड हो जाता है, और जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिए तो एक बार और ऐड होगा, लेकिन वो तो लेना ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F को माइनस कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं कि इसको डिनोट करते हैं A से। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि A और इसको B बोलते हैं, तो B और माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अगर A इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और इसका वैल्यू जो है वो हमारा 11/25 है। ठीक है, इसको इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन क्रिएट करते हैं कि A प्लस B और माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB का जो वैल्यू है वो 11/25 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरेंस इज 2/11।
तो दोनों नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 2/11 दिया हुआ। तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, तो इसको आगे देखते हैं कि ए भी ना हो और बी भी नहीं हो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार और इंटरसेक्शन बी का बार, ए भी ना हो बी भी ना हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए और बी जो है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 2/25। इसका जो वैल्यू है वो है हमारा 2/25। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है तो पी ए बार और इंटू पी बी बार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/25। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो हमारा 2/25। इसको वैल्यू हम लोग क्या क्या दिए थे कि 1 माइनस पी ए का, सॉरी यहाँ पे ई और एफ था ना, इवेंट हमारा यहाँ पे ई था और यहाँ पे एफ था, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे ई कर देते हैं, यहाँ एफ हो गया हमारा, यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। तो 1 माइनस ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस बी, और इसका जो वैल्यू है वो हमारा 2/25 दिया हुआ है। क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस ए और माइनस बी और प्लस ए बी का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 2/25। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। दो इक्वेशन मिल गया हमारा ए और बी में और दो वेरिएबल है, तो इसको हम लोग सोल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे बेसिकली। तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकल सकता है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा उसमें अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं तो ए और बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट, एक क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकंड में ऐड करते हैं वी गेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को ए प्लस बी और माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 और माइनस ए और माइनस बी और प्लस ए बी का वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 11/25 और प्लस 2/25। यहाँ बी से बी और ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास कि माइनस ऑफ ए बी और +1 का वैल्यू जो आ गया वो 13/25 आ गया। क्लियर। तो यहाँ से जो ए बी का वैल्यू आया हमारा वो क्या आया हमारा 12/25, और ए बी का वैल्यू अगर हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कि पुट ए बी इज इक्वल टू 12/25 इन फर्स्ट। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11/25 और प्लस 2 टाइम से हो जाएगा ना 24/25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस बी का वैल्यू जो आ गया हमारा वो 7/5 आ गया, और a इंटू बी का वैल्यू जो आ गया वो 12/25 आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब चेक कर लेंगे। a और b का जो वैल्यू आ गया था हमारा वो 12/25 आ गया था, और a प्लस बी का वैल्यू 7/25 आ गया। मतलब इवेंट e और इवेंट f का प्रोडक्ट जो है हमारा वो 12/25। तो ऑप्शन नंबर सी हमको 12/25 मिल रहा है और ऑप्शन नंबर ए भी मिल रहा है आपका, ठीक है। और दोनों को ऐड भी करेंगे तो 7/5 और 7/5 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। और बी और सी गलत है आपका। ये जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन था, मोर देन 1 करेक्ट का था। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका देखिए, एक क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लेट x एंड y बी 2 इवेंट सच दैट p x स्लाइस y, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन y इज ऑलरेडी हैपन का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y व्हेन x इज ऑलरेडी हैपन का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y का वैल्यू दिया हुआ है 1/6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोर देन 1 करेक्ट यहाँ पे हो सकता है।
ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो 1 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो और इंटरसेक्शन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ का यूज भी कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का वैल्यू आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/3 आ गया। क्लियर है, ये हो गया हमारा। उसी तरह हमारा एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन एक्स इज ऑलरेडी हैपन, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू 1/3 और इंटू क्या लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 1/6 रखते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है उसको बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट कब होगा, जब पी एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू जो होगा वो पी एक्स इंटू पी वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि पी एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो वैल्यू है वो पी एक्स इंटू पी वाई के इक्वल है हमारा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 1/6 है और इसका वैल्यू 1/3 है और इसका वैल्यू 1/2। क्लियर, तो इसका वैल्यू सेम है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। सी गलत है, बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये गलत है हमारा, बी सही है। ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि पी एक्स यूनियन वाई का वैल्यू जो है वो 2/3 है। ठीक है। पी एक्स यूनियन वाई का जो वैल्यू है आपका वो 2/3 है। तो यूनियन का कैसे निकलेगा हमारा, तो आपको एडिशन थ्योरम में एक आपको बताए थे कि ये क्या होता था कि पी एक्स यूनियन वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, पी एक्स प्लस पी वाई और माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। इसका वैल्यू रख देंगे। तो पी एक्स का वैल्यू कितना आया था हमारा 1/3, एक्चुअली तो ऐड ही होना है ना, 1/3 और प्लस 1/2 और माइनस 1/6। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2 + 3 और -1, तो बेसिकली आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी क्या है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है हमारा और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी तो गलत है। डी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डी क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू जो है 1/3 है। तो इसको थोड़ा सा सेट थ्योरी के हम लोग हेल्प से बनाते हैं कि अगर सेट हम लोग बना देते हैं, यहाँ पे ये हमारा x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, ये x हो गया हमारा y हो गया। x का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है और इंटरसेक्शन y, मतलब x नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारा y होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन हो गया ना हमारा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वाई और माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। और पी वाई का वैल्यू कितना आया था हमारा, पी वाई का जो वैल्यू है वो हमारा आया था 1/3। तो 1/3 और माइनस यहाँ पे कितना हो गया 1/6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और -1 यानी कि 1/6। तो ये तो गलत है ना, इसका वैल्यू 1/6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आज का लेक्चर यही है। आगे जो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे और बेस थ्योरम क्या होता है, उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ाएंगे। स्टैटिक्स से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता है वो पढ़ाएंगे। क्लियर है।